नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं और ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। इसमें आज के टॉपिक में हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर केबल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि हमने 66 नंबर तक के प्रश्नों को कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रश्न जरूर देखें वीडियो के माध्यम से। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए, डेड डैश तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कागज रोधित। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, और इसके गुण जान लेते हैं। पेपर विद्युत रोधन के गुण, जो कि और क्या क्या गुण होने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर उच्च विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च विद्युत रोधन क्षमता होनी चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और आर्द्रता से प्रभावित होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम। पेपर विद्युत रोधन का उपयोग उपरोक्त गुणों के कारण बड़े ब्लॉकों के संचरण व वितरण में विद्युत रोधक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसकी मुख्य कमी यह है कि आर्द्रता से प्रभावित हो जाती है तथा नमी धारण कर लेती है। इसके बचाव के लिए तेल संसेचित पेपर का उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला है। वेल्टेड केबल्स का प्रयोग विद्युत संस्थापन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 22,000 वोल्ट राइट आंसर है। चलिए, बेल्टेड केबल का उपयोग 22,000 किलो 22 किलो वोल्ट तक किया जाता है तथा स्क्रीन केबल का उपयोग 66 किलो वोल्ट तक किया जाता है। चलिए, अगला है। मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है, जो कि लाल, पीला, नीला। ये फेज के लिए आपके होते हैं। ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग में किए जाने वाले 3 कोर तार पीवीसी विद्युत रोधन का रंग जो होता है लाल, पीला, नीला होता है। अगला है। दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है? राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जो कि उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है वो अभ्रक का होता है। राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि अभ्रक उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला पदार्थ है। चूँकि अभ्रक एक कुचालक है, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल है और इंसुलेटर का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जबकि जिंक, चांदी और मैग्नीज धातुएं हैं जिनका प्रतिरोध निम्न और चालकता उच्च होती है। अगला है। अगला आपका दिया गया है, जो कि उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरण को सूचीबद्ध करता है। वर्ग बी के अंतर्गत आपको बताना है क्या क्या आता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका अभ्रक, एस्बेस्टास, फाइबर, ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि अभ्रक है, एस्बेस्टास, फाइबर, ग्लास, ये इसके सही उत्तर हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले इंसुलेटर्स का कार्यकारी जो तापमान होता है 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रोधन यानी इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए, अगला है।
विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश डैश है, क्या है? सही उत्तर आपको बताना है। आपका राइट आंसर है नाइक्रोम है, जो कि विद्युत हीटर में लगती है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं विद्युत हीटर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। जैसे कि नाइक्रोम के बारे में देखते हैं। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना मिश्र धातु है, जिसका कार्यकारी तापमान जो होता है 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ये डाटा जरूर याद रखें, यहाँ से पूछा जाता है। और इसका प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी अल्फा का मान बहुत कम होता है। नाइक्रोम का प्रयोग मुख्यतः हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। चलिए अगला है, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्रियों के संसेचन का क्या उद्देश्य होता है? राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए, वायु कोटारिका को तेल से भरना सही उत्तर है। चलिए अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? सही उत्तर आपका है जो कि कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित तार यानी वायर जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे कंडक्टर चालक तार कहते हैं। जैसे कि फैराडे के नियमानुसार देख लेते हैं, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार उपस्थित है और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हुई तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला है, विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन यानी इंसुलेटर हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि अभ्रक होता है। राइट आंसर है। चलिए हमने आपको कई बार बताया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आयरन या प्रेस इस्त्री जिसे आप बोलते हैं, तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट जो होता है को विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के लिए हम अभ्रक का प्रयोग करते हैं, यानी माइका का प्रयोग हम करते हैं। चलिए जैसा कि माइका के बारे में यानी अभ्रक के बारे में देख लेते हैं। यह एक विद्युत रोधी पदार्थ है। इससे किसी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग आयरन में किया जाता है। और जो व्यक्ति आयरन का प्रयोग कर रहा होता है उसका संपर्क हीटिंग एलिमेंट से नहीं होता है और वह सुरक्षित रहता है। चलिए अगला है, अभ्रक विद्युत का कुचालक परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। और माइका की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 20 से लेकर 60 किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। अगला आपको बताना है जो कि निम्न में से कौन सा ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? एनटीसी यानी दोस्तों आपका जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होती है वो आपको बताना है कौन सा है। सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, ये इसका सही उत्तर है। पीटीसी वो होते हैं यानी जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है वो पीटीसी होते हैं। एनटीसी आपका अभ्रक है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि अभ्रक एक विद्युत रोधी पदार्थ है, इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। चूँकि अचालकों यानी इंसुलेटर का प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, इस कारण से अचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोध घटता है। चलिए अगला है, जिंक तांबा धातुएं हैं और नाइक्रोम एक मिश्र धातु है और इन सब का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, जो कि आपको अभी हमने बता दिया है। चलिए अगला है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि 29 होते हैं, सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि किसी भी उदासीन परमाणु हेतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है। चलिए अगला है, संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश डैश होता है।
सही उत्तर आपका है जो कि उच्च प्रतिरोधकता निम्न चालकता होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो कि वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है और उनका प्रतिरोधताप गुणांक धनात्मक होता है, वे चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया पीटीसी के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला एजी यानी सिल्वर, आपका कापर है, निकिल इत्यादि होते हैं। वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है और उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अचालक या विसंवाहक कहलाते हैं। जैसा कि माइका हो गया, पेपर हो गया, लकड़ी हो गई इत्यादि, और भी जो आते हैं वो सभी हो जाएंगे। चलिए अगला है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डेड डैश होती है। सही उत्तर आपका है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, सेमी कंडक्टर का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। सेमी कंडक्टर पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया इत्यादि होते हैं। अगला है, अभ्रक, एस्बेस्टॉस और फाइबर ग्लास वर्ग डेड डैश प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण हैं। सही उत्तर है आपका जो कि वर्ग बी के उदाहरण हैं, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, वर्ग बी के अंतर्गत आने वाले इंसुलेटर का कार्यकारी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होता है। इंसुलेटर वह पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जो कि देख सकते हैं आप। अगला, केबलों की डाई इलेक्ट्रिक की ग्राइंडिंग डेड डैश प्राप्त करने की विधि है। सही उत्तर आपका है जो कि कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि केबल की परावैद्युत में एक समान परावैद्युत तनाव यानी यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्राप्त करने की एक प्रक्रिया को केबल की ग्राइंडिंग कहते हैं। केबल की ग्राइंडिंग की 2 विधियां होती हैं, जैसे कि कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग, इंटरशीथ ग्राइंडिंग, जो कि आप जान सकते हैं। अगला है, एंटीमनी डेड डैश का एक उदाहरण है। सही उत्तर आपका है जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एंटीमनी जो होता है आपका अनुचुंबकीय होता है। चलिए, वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इनकी जो परमेबिलिटी 1 से थोड़ा अधिक होती है। इनकी जो चुंबकीय संवेदनशीलता धनात्मक होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि केबल में इनका उपयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि 5/8 से कम नहीं होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई 5/8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। कंड्यूट में आग की लपेटों गैस वाष्प को प्रवेश से रोकने के लिए कंड्यूट सील का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। सही उत्तर आपका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपर होता है, इसमें उच्चतम चालकता होती है। सबसे ज़्यादा आपका चांदी में होता है, चांदी के बाद कॉपर में, कॉपर के बाद फिर सोना में होता है। चलिए यहाँ पर दिया भी गया, आपको बता देते हैं। निम्न में तांबा में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि चालक के उदाहरण हैं। कार्बन, सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होते हैं। चलिए अगला है, वैद्युत कुंडलन यानी वैद्युत वाइंडिंग में निम्न में से कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर है हमारा जो कि एम्पायर क्लॉथ, राइट आंसर है। चलिए अगला है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो कि वैद्युत वाइंडिंग में एम्पायर क्लॉथ विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इसकी विद्युतशीलता प्रायः 3 से अधिक होती है। इसका कमरे के तापमान पर दिष्ट धारा विशिष्ट चालकता 10⁻⁻17 म्हो प्रति सेंटीमीटर होती है। एम्पायर क्लॉथ का परावैद्युत सामर्थ्य 3000 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका उपयोग विद्युत जनरेटर एवं मोटर वाइंडिंग से पूर्व आर्मेचर तथा स्टेटर खांचों को विद्युतरोधी करने के लिए किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा वैक्स और कंपाउंड विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में किया जाना जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर पैराफिन वैक्स सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर बैकेलाइट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर भंगुर एवं अधिक तापक्रम पर जलने वाला अचालक है। इसे किसी भी आवश्यक आकृति में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग स्विच, प्लग, टॉप सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज आदि बनाने में किया जाता है। चलिए एबोनाइट के बारे में देखते हैं। जैसा कि यह एक कठोर रबर जैसा पदार्थ जो कि 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। इसमें 30% से 40% तक सल्फर होता है। दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यह अम्ल से क्रिया नहीं करता है। इसका उपयोग सीसा, अम्ल संचायक, बैटरी के खोल, पैनल बोर्ड, यंत्रों के खोल आदि से बनाने में किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं एस्बेस्टॉस के बारे में जो कि यह एक सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज है। यह अग्नि से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक विद्युतरोधी पदार्थ है। आपका सही उत्तर है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी अब्रक यानी माइका आपका राइट आंसर है जो कि हमने आपको अभी भी पहले ही बता दिया था इसको। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं जो कि आपको रट जाए। अब्रक उच्च परावैद्युत क्षमता युक्त एक विद्युतरोधी पदार्थ है। अब्रक एक पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। यह ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है जो बाहर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वैद्युतिक ऊष्मा उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। चलिए अगला जो कि अगला आपका दिया गया है। अच्छे विद्युतरोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है कि इसमें हो। सही उत्तर है हमारा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका उच्च यानी गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए जैसा कि एक अच्छे कुचालक सामग्री का डाइलेक्ट्रिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इसको किलोवोल्ट प्रति एमएम में यानी किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा कुचालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए तथा यांत्रिक सामर्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए। अगला है निम्न में से कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है। सही उत्तर है जो कि संश्लेषित विद्युत रोधी तेल, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सिंथेटिक विद्युत रोधक तेल ऑक्सीकरण एवं भयानक आग के विरुद्ध अच्छा विद्युत रोधक है। इंसुलेटेड ऑयल का प्रयोग ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका फाइबर एक अच्छा कुचालक है। यह मशीनों के स्लॉटों में डालने के काम में आता है। ग्लास पर जंग, नमी, तेजाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इंसुलेटर, बल्ब, इंडिकेटर, मीटरों के ऊपर ग्लास चढ़ाए जाते हैं। माइका अधिक गर्मी को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है? सही उत्तर आपका है जो कि रोधक सामग्री राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं इंसुलेटर पदार्थ के माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है वे पदार्थ इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसा कि अभ्रक हो गया, आपका कांच हो गया, एस्बेस्टास, बेकेलाइट, पीवीसी आदि होते हैं। अगला है, सुरक्षित उपयोग के लिए पेपर में बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान डेड डैश होता है। आप सभी को पता होगा जो कि 90 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि और अधिक जानकारी आपको देना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं BIS 1271 से 1958 या 1985 के अनुसार अचालकों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया, जो कि यहाँ पर आपको ये मान पूरा याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए आपको बता देते हैं, जो कि वायु के लिए आपका सुरक्षित तापमान होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं सूत आता है, रेशम आता है, कागज़ आते हैं। और एक के अंतर्गत जो होता है 105 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें सूत, रेशम, तेल से भीगा कागज़ होता है, वर्ग ए के अंतर्गत। चलिए ई के अंतर्गत देखते हैं 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें लेड लाइट पेपर होता है, फाइबर, एम्पायर, क्लॉथ होते हैं। चलिए अगला है, एफ के बारे में देखते हैं। 155 डिग्री सेल्सियस इसका सुरक्षित तापमान होता है और अभ्रक होता है। इसके अंतर्गत फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टास आदि होते हैं। चलिए एच के बारे में, इसका सुरक्षित तापमान 180 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रोमर तथा अभ्रक फाइबर, ग्लास आदि होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए एक आवश्यकता है? सही उत्तर आपका है जो कि आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी व्याख्या दी गई है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल दिए गए हैं, इनके गुण के बारे में देखते हैं। जैसे कि इसकी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चालकता नगण्य होनी चाहिए। ताप क्रम के बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। आर्द्रता, नमी के बढ़ने से चालकता बढ़ती है। चलिए, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है और ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत रोधी पदार्थ कुचालक होते हैं। इसमें संयोजी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 7 तक होती है। अगला है, इंसुलेटिंग सामग्रियों जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती है, जो डेड डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि तरल रोधक सामग्री राइट आंसर है। चलिए, इंसुलेटिंग सामग्री जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती है, जो तरल रोधक सामग्री है। चलिए अगला है, क्लोरीनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थ के समान होते हैं और इनका उपयोग डेड डैश में होता है। सही उत्तर आपका है जो कि ट्रांसफार्मर राइट आंसर है। चलिए अगला है, एनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर है हमारा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सुपर एनामेल राइट आंसर है। सुपर एनामेल तार सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि एनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे के तारों को सुपर एनामेल्ड तार कहा जाता है। एनील्ड किया हुआ तांबे का चालक सामान्यतः आकार में गोल व लंबाई के लिए होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, सुपर एनामेल तांबा का तार, सूत से चढ़ा एक परत का धागा तार और दोहरा सूत अवर्णित तार और एकल सिल्क अवर्णित तांबा का तार। यहाँ पर देख सकते हैं दोहरा सिल्क अवर्णित तांबा का तार, पीवीसी तांबा का तार, ये सारे होते हैं। चलिए अगला है, पाइरोमीटर शीट में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अवरोधी का उपयोग किया जाता है?
सही उत्तर है हमारा जो कि क्वार्ट यानी सिलिका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पाइरोमीटर शीट में तापक तत्व और स्पार्किंग प्लगों के लिए क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है। फाइबर प्लग विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है। सही उत्तर है हमारा जो कि रबर होता है। राइट आंसर है। चलिए रबर एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है जो रबर को सख्त बनाने के लिए 5% गंधक, जिंक ऑक्साइड तथा लाल रंग का शीशा मिलाया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई रबर को VIR यानी वल्केनाइज्ड इंडियन रबर कहते हैं। इससे बैटरी के कंटेनर, रबर के दस्ताने आदि बनाए जाते हैं। अगला है इनमें से कौन सी संश्लिष्ट रोधक यानी सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है। सही उत्तर है हमारा जो कि बेकेलाइट लौह यानी बेकेलाइट लौह यानी लाख तेल, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। बेकेलाइट लौह लाख तेल में सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है। बेकेलाइट एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है। इसका उपयोग स्विच होल्डर, टर्मिनल बोर्ड, सॉकेट, विद्युत वायरिंग, फिटिंग आदि की सामग्री तैयार करने में किया जाता है। इसे गर्म करके सांचे में ढालकर आवश्यक रूप दिया जाता है। इस प्रकार वह कठोर पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। चलिए ये थे हमारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।